हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो सिनेमा और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सितारों के साथ बातचीत, गॉसिप्स और फिल्मी दुनिया की हर हैपनिंग सिनेमा आप तक लेकर आया है सारी फिल्मी स्टोरीज, स्पेशल रिपोर्ट्स। तो शुरू करते हैं फिल्मी दुनिया का पंचनामा सिनेमा। बीते 18 मार्च को शशि कपूर साहब 77 साल के हो गए और जन्मदिन गुजरा तो भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाने का ऐलान सामने आया। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा में योगदान के लिए उन विभूतियों को दिया जाता है जो जीवन भर पर्दे की इबादत करते हैं और सिनेमा की शिद्दत से सेवा। इस लिहाज से शशि कपूर को ये सम्मान दिया जाना वाकई स्वागत योग्य है, क्योंकि बतौर एक्टर ही नहीं बल्कि लीग से हटकर फिल्म निर्माण में भी शशि कपूर का योगदान अमूल्य है। एक ऐसे दौर में जब मसाला फिल्मों का बोलबाला था, शशि कपूर साहब आगे आते हैं और इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट करते हैं। उनकी शख्सियत ने सिनेमा को हर तरफ से संवारा है और उनकी सिनेमाई सिंचाई का ही नतीजा रहा कि जुनून, न्यू दिल्ली टाइम्स जैसी फिल्में भारत में बन सकी। 18 मार्च 1938 को कोलकाता की पैदाइश पाई शशि कपूर ने। वो सिनेमा के उस परिवार में पैदा हुए जिसे हिंदी सिनेमा की पहली फिल्मी फैमिली कहा जा सकता है। कपूर खानदान का ये चिराग 3 भाइयों में सबसे छोटा है। सबसे बड़े राज कपूर थे, फिर याहू मैन शमी कपूर और फिर जाकर हुए शशि कपूर। डॉन बॉस्को स्कूल मुंबई में पढ़ाई लिखाई और कला प्रेम ने उन्हें सिनेमा और थिएटर की दुनिया की तरफ खींचा। साल 1958 में उन्होंने अंग्रेजी द थिएटर और फिल्म अदाकारा जेनिफर से शादी की। 2 क्रिएटिव लोगों का मिलन हुआ तो रंगमंच के सबसे उम्दा प्रतीक पृथ्वी थिएटर की बुनियाद पड़ी साल 1978 में। ये साल शशि कपूर के प्रोडक्शन हाउस फिल्मवालाज के आगाज का भी साल बना। इसी साल जुनून पर्दे पर आई, जिसने न्यू एज सिनेमा की नई इबारत लिखी। 3 खूबसूरत बच्चे इस दंपति के जीवन में आए, करण, कुणाल और संजना कपूर। शशि और जेनिफर की 3 संतानें आज भी थिएटर की सेवा कर रही हैं। शशि कपूर साहब ने बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में अपनी पारी शुरू की। 40 के दशक के प्रारंभ में शशि राज नाम से उन्होंने फिल्म मीना, तदबीर और बचपन में काम किया। राज कपूर के बचपन के रोल के लिए वो स्वाभाविक चुनाव हो गए थे। आग और आवारा इसके शानदार उदाहरण हैं। बतौर यंग आर्टिस्ट शशि साहब ने 1944 से 1954 के बीच 19 फिल्मों में काम किया। साल 1959 में सिनेमा को और गंभीरता से समझने के लिए शशि कपूर ने सुनील दत्त की डेब्यू फिल्म पोस्ट बॉक्स 999 में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों जैसे दुल्हा दुल्हन और श्रीमान सत्यवादी में असिस्टेंट के तौर पर काम करके शशि ने खुद को तराशा। साल 1961 गवाह बना शशि कपूर के सिनेमाई आगाज का। धर्मपुत्र में वो लीड रोल में नजर आए। इस फिल्म को यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद 60 का दशक हो या 70 का या फिर 80 का, शशि कपूर साहब कमाल करते पर्दे पर छा गए। इन 3 दशकों में उन्होंने 63 फिल्मों में लीड किया, 53 मल्टी स्टारर फिल्में की और 27 फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर या स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आए। शशि कपूर साहब ने सितारा हैसियत पाई तो उनमें जब जब फूल खिले, दीवार और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का काफी योगदान रहा। उनके किरदार लोगों के दिलों में उतर गए। दीवार में बोला गया उनका संवाद, मेरे पास माँ है, आज भी सिनेमा के गलियारों में उसी इंटेंसिटी के साथ गूंजता है जैसे बरसों बरस पहले गूंजता था।
शशि कपूर ने इन फिल्मों से कमाया धन सिनेमा की सेवा में ही लगाया। वो सार्थक फिल्मों के लाजवाब प्रोड्यूसर बनकर उभरे। श्याम बेनेगल की जुनून हो, गोविंद निहलानी की विजेता, अपर्णा सेन की 36 चौरंगी लेन हो या फिर गिरीश कर्नाड की उत्सव, शशि कपूर साहब का सिनेमा को देखने का परिपक्व नजरिया इन फिल्मों ने और पुख्ता किया। ऐसा नहीं है कि शशि कपूर की जिंदगी में सब कुछ हमेशा ठीक रहा। वो जो सार्थक फिल्में बना रहे थे वो पैसा नहीं कमा रही थी। घाटे से उबरने के लिए एक महत्वाकांक्षी फिल्म अजूबा बनाई गई। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसी दौरान उत्सव बनी और फिल्म के रिलीज होने के वक्त शशि की पत्नी जेनिफर की कैंसर से मृत्यु हो गई। जेनिफर की मौत ने शशि को ऐसा सदमा दिया कि वो पूरी तरह से कट गए। प्रॉपर्टी बेचकर कर्ज चुकाया और खुद को एक मकान के दायरे में रख लिया। वो बहुत बीमार रहते हैं। साल भर से वो लगातार दवाइयों और अस्पताल के चक्कर में जी रहे हैं। हर महीने लगभग उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। कपूर परिवार के लिए ये तीसरा दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। सभी ने बीमार हालत में ही इस पुरस्कार को ग्रहण किया है और शशि कपूर भी व्हीलचेयर पर ये पुरस्कार लेते दिखे। सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिल रहा है, इस बात की बेहद खुशी है और हम सभी सिने प्रेमी यही चाहेंगे कि वो दीर्घायु हो। द शो मस्ट गो ऑन। मुंबई से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर इन दिनों एक प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए मलेशिया गई हुई हैं। करीना कपूर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर नहीं है, लेकिन उनकी एक मलेशियन फैन ट्विटर पर करीना कपूर फैन क्लब चलाती हैं। ये फैन एक लंबा सफर तय कर करीना से मिलने पहुंची। करीना अपनी इस फैन से मिलकर दंग रह गई। इस यंग फैन ने करीना कपूर से मिलने के लिए एक लंबा सफर तय किया। करीना की ये फैन लगभग 9 घंटे बस में सफर कर यहाँ पहुँची जहाँ करीना कपूर रुकी हुई थी। करीना कपूर ने भी अपनी इस फैन को निराश नहीं किया। उन्होंने अपनी इस फैन के साथ काफी बातचीत की। इस दौरान करीना की फैन के चेहरे पर इस पल की खुशी साफ देखी जा सकती थी। इस फैन ने करीना को काफी गिफ्ट्स दिए और करीना को उनके को एक्टर बजरंगी भाईजान सलमान का भी सपोर्ट दिखाया। उन्होंने करीना और सलमान के पिक्चर्स का कोलाज बनाकर करीना को गिफ्ट किया। ये सब देखकर करीना बहुत खुश हुई और उन्होंने फैन के साथ पिक्चर्स भी क्लिक की। मुंबई से आकांक्षा माहेश्वरी की रिपोर्ट। ये साल बॉलीवुड के सबसे एलिजिबल बैचलर्स की शादी का साल बनता जा रहा है। पहले शाहिद कपूर ने अपनी शादी का ऐलान किया तो अब जवां दिलों की धड़कन रणबीर कपूर ने भी अपनी शादी की बात कबूल कर ली है। जी हाँ, करीब 4 साल से चल रही रणबीर कैट की शादी की अटकलों पर अब विराम लग जाएगा, क्योंकि आनंद बाजार पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने माना, इस साल हम दोनों बहुत बिजी हैं, तो शादी के लिए समय नहीं होगा, लेकिन हमने अगले साल के अंत तक शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया है। हम दोनों इस पर राजी हैं। रणबीर ने माना कि वो और कैट दोनों तैयार हैं और इस रिश्ते को स्वीकार न करना उनके रिलेशन का अपमान करने जैसा होगा। रणबीर ने बताया कि ये दोनों के लिए एक बड़ा फैसला है, जिसे वो समझदारी से लेना चाहते हैं। हाल ही में रणबीर और कैटरीना ने मुंबई के बांद्रा इलाके में एक साथ रहना शुरू कर दिया था, जिससे उनकी शादी की अटकलें तेजी से लग रही थीं। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। अक्सर सितारों से जुड़े वो लम्हे मीडिया के कैमरे में कैद हो जाते हैं, जिन्हें सितारे दिखने से परहेज करते हैं। ऐसा ही एक वाकया हम आपको दिखाते हैं जो हुआ मेरी आशिकी तुमसे ही के सेट पर। लेकिन कुछ ऐसे राज हैं जो खुद सितारे ही खोल देते हैं। जैसे कि ये तो हम जानते हैं कि ईशानी अब किसी और की हो रही है,
लेकिन जब मीडिया ने आरवी से जानना चाहा कि क्या अब भी वो करते हैं ईशानी से प्यार, तो देखिए क्या कहा आरवी ने। मैं पहले ऋतिका को प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं ईशानी के पास नहीं जाऊँगा और उससे नहीं मिलूँगा और सारी यादें उसकी भुला दूँगा। जितनी बार भी प्रॉमिस करता हूँ उतनी बार मैं ईशानी के पास जाता हूँ, तो मैं अपना कहीं ना कहीं अपना प्रॉमिस मैं तोड़ता हूँ। तो एक बार तो मुझे वो उसके साथ किस करते हुए पकड़ लेती है, फिर दूसरी बार मैं सुबह 5 बजे उसके साथ उसके घर पे जाके उसके साथ कुछ बात कर रहा हूँ या उसके ऊपर कोई एलिगेशंस लगा रहा हूँ, तब भी मुझे पकड़ लेती है। तो अभी उसका दिमाग पूरी तरीके से सनक जाता है कि ये लड़का बाज नहीं आएगा, और जितना भी मतलब ये कह ले कि ये ईशानी से मतलब प्यार नहीं करता या भुला चुका है ईशानी को, ये सब झूठ कह रहा है। और मतलब आइडली मैं उसके हिसाब से मैं शादीशुदा हूँ दुनिया वालों के हिसाब से। तो वो मुझे कहती है कि तुम मुझे मेरी खोई हुई इज़्ज़त वापस दो, जो तुम मुझे सम्मान घर में देते हो वही सम्मान तुम मुझे बाहर भी दो, क्योंकि मेरा तमाशा बन रहा है बाहर। आरवी को तो हर कोई चाहता है, लेकिन शक्ति को भी उनके फैंस बहुत प्यार करते हैं। इसलिए कई बार टीवी स्टार्स को अपने बिजी शेड्यूल की वजह से कई बार कुछ शो को बीच में ही छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ आपके आरवी यानी शक्ति के साथ। और आपने नच बले में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे काफ़ी ट्वीट्स और काफ़ी मैसेजेस आए कि मैंने क्यों छोड़ा, पर थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर विशेस एंड कीप वॉचिंग मेरी आशिकी। आई लव यू। इसी के साथ जाते जाते शक्ति ने अपने फैंस को गुड विशेस दी और सारे फैंस को थैंक्स बोला कि उनकी वजह से ही शो की टीआरपी बहुत हाई हो गई है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ आकांक्षा माहेश्वरी की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद क्या है सीन देखना ना भूलिए, क्योंकि वहां फिल्म की खास झलक आपका इंतजार कर रही है। कुछ दिनों पहले फिल्म हमारी अधूरी कहानी का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसे जबरदस्त रिस्पांस मिला। अरे अंदर चलो, अरे बाहर मत जाओ, अरे मत मारो मुझे। तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बहुत प्यार, लेकिन कहोगी नहीं। तड़पोगी मेरे बगैर लेकिन जताओगी नहीं। मेरे पास आना चाहती हो, सीने से लगे रोना चाहती हो, दिल में रहना चाहती हो, लेकिन रहोगी नहीं। लगातार कम बजट की सुपरहिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म है हमारी अधूरी कहानी, जिसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं इमरान हाशमी, विद्या बालन और राजकुमार राव। मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। इस फिल्म का एक सॉन्ग भी रिलीज हो गया है। यह फिल्म का टाइटल ट्रैक है। इस गाने को विद्या बालन और इमरान हाशमी पर फिल्माया गया है। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है। गाने के बोल रश्मि विराग ने लिखे हैं और म्यूजिक जीत गांगुली ने दिया है। इस गाने में इमरान और विद्या को एक दूसरे का साथ देते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें कि विद्या ने फिल्म में एक शादीशुदा लड़की का किरदार निभाया है। उसके पति के किरदार में राजकुमार राव हैं। वहीं इमरान को फिल्म में विद्या से प्यार हो जाता है। फिल्म की स्टोरी महेश भट्ट ने लिखी है। इमरान और विद्या इससे पहले भी कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक दोबारा दोनों की जोड़ी को कितना पसंद करते हैं। फिलहाल के लिए आप एंजॉय कीजिए ये रूहानी गाना। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले।
इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। बहुत प्यार किया है मैंने तुमसे, और मैं ये नहीं कर सकती कि अपना स्वर्ग सजाने के लिए तुम्हें इस नरक में धकेल दूं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ है खास, बने रहिए सिनेमा के साथ। गोवा में जिक्र छिड़ा हुआ है बॉम्बे वेलवेट का, और बॉम्बे वेलवेट के तमाम सितारों से बातचीत हो रही है। तो एक न्यू कमर से बात करते हैं। करण जौहर हमारे साथ। थैंक यू, आपने मुझे न्यू कवर। बिल्कुल, मैं आपने सबसे सही मुझसे कहा कि मैं कब से मैं गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूँ कि मैं ये मेरा डेब्यू है, ऑफिशियल डेब्यू है। जो भी दूसरी चीजें हुई हैं वो थोड़ी हम गिन सकते हैं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये हुआ कैसे? मतलब करण जौहर नए लोगों को मौका देते हैं और करण जौहर खुद मौका तलाश। देखो यही है कि मेरे खुद के कंपनी ने किसी ने ये टैलेंट नहीं देखा मुझ में ना। मैं खुद इंडियाज गॉट टैलेंट को जज करता हूं, लेकिन मेरा टैलेंट किसी ने नहीं देखा। मेरी खुद की कंपनी में कोई डायरेक्टर नहीं था जिसने सोचा कि मैं शायद करण को लॉन्च करूं। ये अनुराग कश्यप के जहन में ये बात आई थी। तो वो एक बार आए थे मेरे ऑफिस में मुझे नरेट करने बॉम्बे वेलवेट। नरेशन के बाद मैंने सोचा सिर्फ मेरे फीडबैक के लिए आए। मुझे क्या पता था कि मेरी ऑडिशन हो रही थी वहाँ। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम खम्बाटा का रोल करोगे। तो मैंने सोचा तुम्हें क्या पागल खुद ने काटा है, मैं कैसे करूंगा विलेन का रोल। विलेन का रोल निभाना कोई आसान बात तो होती नहीं। बिल्कुल अलग किस्म का किरदार था, अलग दुनिया थी 60s की। तो वहाँ मैं उस दुनिया में ढलना, उस दुनिया का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं अनुराग कश्यप को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था क्योंकि उनकी विजन कुछ कमाल की थी और मुझे स्क्रिप्ट बेहद पसंद आई थी। पर फिर भी मैंने सोचा कि मुझे कहाँ ये मौका मिलेगा कि इस ऐसी फिल्म में जो मुझ पे बिल्कुल आधारित नहीं है, फिर भी उसमें मैं एक बड़ा हिस्सा हूँ। और उस फिल्म में मुझे किसी का एक विलेन का रोल निभाना है, ये शायद अपॉर्चुनिटी मुझे ज़िंदगी में कभी ना मिले। और अनुराग कश्यप बहुत ही माहिर निर्देशक हैं। उनके हाथों में एक सर्टन किस्म का अलग जादू है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मैंने ये चैलेंज बिल्कुल एक्सेप्ट किया। और अनुराग माहिर हैं ये तो ठीक है, लेकिन अनुराग और करण जौहर का जो मिजाज है वो कभी मेल नहीं खाया है। वो दुश्मनी मीडिया ने जो बहुत कुछ छापा। आप हुआ क्या था ऐसा? क्या एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, हमारी मुलाकात भी नहीं हुई थी। उन्होंने मेरे बारे में एक परसेप्शन था उनका और मेरा भी, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा तो मैं भी गुस्से होकर मैंने भी कुछ रिटॉर्ट वापस किया। एक बचपना था, एक स्टुपिडिटी थी। फिर जब हम प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे जब मैं चाहता था कि अनुराग कुर्बान फिल्म की डायलॉग्स लिखें, तो वो शौक हो गए कि मैंने उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि आई थॉट यू वुड नेवर वर्क विद मी बिकॉज यू हेट मी। आई सेड नहीं, यू आर रॉन्ग। तुम्हें मेरी फिल्मों से नफरत है, मुझे तुमसे नफरत बिल्कुल नहीं। मुझे इनफैक्ट तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगता है। मुझे ब्लैक फ्राइडे, मुझे देवडी बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने बोला कि मुझे बहुत इज्जत है तुम्हारी मेहनत और काम का, एंड इफ़ यू राइट द डायलॉग्स आई विल बी वेरी हैप्पी। तो वहाँ से शुरू हमारी इक्वेशन, हमारी जो प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ शुरू हुई और वो प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग फिर पर्सनल बन गई। और उसके बाद मैंने बहुत कोलैबोरेट किया है अनुराग के साथ। फैंटम के साथ मैंने हंसी तो फंसी बनाई है, शानदार में बना रहा हूँ उनके साथ। बॉम्बे टॉकीज में मैंने कोलैबोरेट किया है अनुराग के साथ। और फिर उनकी बहुत बड़ी एम्बिशियस फिल्म बॉम्बे वेलवेट का हिस्सा हूँ मैं। तो सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन मेरी अनुराग कश्यप के साथ ही हुई है।
आते हैं फिल्म पे, अगर हम बात करें आपके रोल की, एक तो नाम एक तरह से कहते हैं ना हार्ड हिटिंग नाम है, वो खम्बाटा लगता है कि हाँ ये ही वाज अ पारसी मीडिया बैरन। ये ऑफ कोर्स फिक्टिशियस कैरेक्टर है, बिल्कुल। ये रूसी करांजे पे आधारित नहीं है, वो एक और कैरेक्टर फिल्म पे जो शायद लूजली अडेप्टेड है उन पे। ये एक और कैरेक्टर थे उस जमाने के जो अनुराग ने फिक्शनल बनाया है, थोड़ा एग्जैजरेट किया है, जो सच्चाई थी उसे एग्जैजरेट किया, और ये खम्बाटा उस एग्जैजरेशन का रिजल्ट है। मीन है एंड लेकिन ऐसा विलेन नहीं है जो मोगैम्बो टाइप या गब्बर टाइप है, जो खुद एक्शन माइंड गेम्स खेलता है। तो जिस तरह अपने माइंड से वो इस तरह का गेम्स खेलता है कि वो दूसरों से बुरी चीजें करवाता है, वो इस तरह का डिस्ट्रक्शन फैलाता है, लेकिन सिर्फ अपनी माइंड से। डीवियस है, उसकी आंखों में एक सर्टन पागलपन है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब किस्म का जुनून है जो वो बहुत सटली अनुराग पेश करना चाहते थे। तो ये सब करना खम्बाटा का काम था। बिल्कुल, खम्बाटा और 60s वो दौर आपने सिनेमा में बहुत देखा है, और चूंकि आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसका बहुत बड़ा सफर रहा है सिनेमा में जी, तो आपके लिए आसान था होमवर्क कि अनुराग ने सारा होमवर्क कर लिया था? बहुत सारा होमवर्क अनुराग ने कर लिया था। तो मुझे सिर्फ बस अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी कि कहानी क्या है, इस किरदार का की बैक स्टोरी क्या है, किस किस्म के ख्याल उसके जहन में आते हैं। और जो रिसर्च जो मैंने की थी वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की थी, जो मैंने खुद थोड़ी बहुत देखी थी कि किस तरह का बॉडी लैंग्वेज मुझे ले आना है, किस किस्म की एटीट्यूड मुझे रखनी है। वरना 90% रिसर्च तो अनुराग की थी, जिस तरह का लुक वो चाहते थे, जिस तरह के कपड़े वो चाहते थे कि मैं पहनूं, ये सारा काम अनुराग का था। मैंने उस डिपार्टमेंट में कोई दखल अंदाजी नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करने का। तो करण जौहर, बॉम्बे वेलवेट के एक ऐसे शख्स जिन पर निगाहें टिकी हुई हैं, उन पर बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी उम्मीदें पूरी हों। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रशांत पांडे, ETV गोवा। तो ये था आज का एंटरटेनमेंट न्यूज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रहिए सिनेमा की दुनिया से बाखबर और देखते रहिए सिनेनामा। गुड बाय एंड टेक केयर।